टुडे क्लास टॉपिक इज न्यूट्रिशन। ये टॉपिक न्यूट्रिशन लाइव प्रोसेसेस चैप्टर से लिया है। फर्स्टली वी विल डिफाइन न्यूट्रिशन। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स are all of important component of our food. The process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. सबसे पहले न्यूट्रिशन कहते किस हैं उसको हम समझेंगे। जो खाना हम लेते हैं तो उस खाने से हमें असेंशियल कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो ये कंपोनेंट हैं वही न्यूट्रिएंट्स हैं, और वो प्रोसेस जिससे हम इनको ऑब्टेन या यूटिलाइज करते हैं उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक मीन्स इन प्लांट एंड हेटरोट्रोपिक्स एग्जाम्पल्स आर एनिमल्स, फंजाई एंड सम प्लांट्स। इसमें क्या है कि जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रोपिक यानी कि जो टर्म है ऑटो प्लस ट्रोपिक, दो वर्ड का एक फ्यूज़न है, दो वर्ड से मिलकर ये बन रहा है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन यानी कि जो अपना खाना खुद न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं वो ऑटोट्रोपिक कैटेगरी में आते हैं, और बेसिकली इसमें प्लांट्स होते हैं, बिकॉज जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसको मतलब कि परफॉर्म करके अपना न्यूट्रिशन तैयार करते हैं। इन दिस टाइप ऑटोट्रोप्स मेनली प्लांट्स organisms make their own food by CO2 and water in presence of sunlight and chlorophyll. This process is called photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो एटमॉस्फेरिक CO2 एंड सोइल से वाटर को लेते हैं और ये सनलाइट में क्लोरोफिल के अंदर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो ब्रीथिंग में हम CO2 रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं। तो जो CO2 हम रिलीज़ करते हैं वो एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाती है। प्लांट उसी CO2 का यूज़ करके और सोइल से वाटर को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ये वो ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं। यानी जो ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं वो हमें फोटोसिंथेसिस से मिलती है। दी प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। जैसे कि हम जानते हैं जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर है उससे कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है उसको प्लांट डायरेक्टली या उसी टाइम पर यूज़ नहीं करते, बल्कि उसको प्लांट के अंदर वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोरेज हो जाता है। अब यहाँ पर इवेंट्स हैं कि जो फोटोसिंथेसिस में जो मेनली इवेंट्स हैं वो फर्स्ट है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एंड सेकंड कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, थर्ड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें ये बताया गया है जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप जो सनलाइट है, बेसिकली जो सनलाइट है वो लीव्स पर पड़ती है और यहाँ से ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, यानी कि जो लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, जैसे कि हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फर्स्ट स्टेप इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि पहले स्टेप में सन की एनर्जी को क्लोरोफिल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सेकेंड स्टेप इज़ लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। अब यहाँ पर हमें केमिकल एनर्जी से समझना है कि ये क्या है। लाइट एनर्जी जो सन की लाइट है उसको लाइट एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि ये केमिकल एनर्जी का मतलब होता है कि इस सनलाइट की हेल्प से केमिकल एनर्जी यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का बनना। ये सेकंड स्टेप है। जो थर्ड स्टेप है, अकॉर्डिंग टू थर्ड स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब यहाँ पर जो सनलाइट है, सनलाइट से जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, अब वो बनता कैसे? जैसे कि हम जानते हैं जो प्लांट्स हैं वो एटमॉस्फेयर से CO2 ले रहे हैं और सोइल से वाटर ले रहे हैं। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस है, और यह लीफ के क्लोरोप्लास्ट या फिर क्लोरोफिल में हो रहा है। क्लोरोफिल इज द पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर इसका रिडक्शन करती है और इससे कार्बोहाइड्रेट बनाती है, और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मूव कर जाती है, और इसी ऑक्सीजन को हम ब्रीथिंग में यूज़ करते हैं, जो हमारे लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लीफ है वो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पर लीफ का एक क्रॉस सेक्शन है और लीफ की जो एनाटॉमी है उसको स्टडी किया गया है। लीफ इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसा मैंने अभी बताया कि जो लीफ है वो फोटोसिंथेसिस का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, यानी कि इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। If we carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, there are some cells contain green dots. These green dots are called cell organelles, chloroplast, which contain chlorophyll, and chlorophyll is essential for photosynthesis. जैसे पहले भी डिस्कस हुआ है कि जो अगर हम क्रॉस सेक्शन करते हैं लीफ का और उसको विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप देखते हैं तो लीफ के अंदर कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन करते हैं लीफ का और फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरह की स्ट्रक्चर उसके अंदर दिखाई देती है। अगर हम एक लीफ की मॉर्फोलॉजी की बात करें, जो लीफ है, ये लीफ के अंदर जो सेंट्रल एक होता है, ये इसको हम मिडरिब बोलते हैं। ये मिडरिब है। ये लीफ ब्लेड या फिर लैमिना होती है। यहाँ पर ये वेन्स होती हैं। अगर जनरली हम लीफ देखते हो तो लीफ हमें इस तरह से दिखाई देती है। जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम मिडरिब बोलते हैं। इस वाले पार्ट को, जो ये दोनों पार्ट है, इसको लीफ ब्लेड या फिर लैमिना बोलते हैं। यहाँ पर ये वेन्स होती हैं, ये वेन्स हैं, ये वेन्स हैं, ये मिडरिब है। अगर यहाँ से हम इसका सेक्शन करते हैं तो सेक्शन के अंदर, यानी कि सेक्शन करने के बाद में माइक्रोस्कोप से हमें लीफ की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, एक वैक्सी लेयर क्यूटिकल होती है, उसके नीचे अपर एपिडर्मिस होती है और उसके नीचे टिश्यूज़ होते हैं। इन टिश्यू में ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स हैं यही क्लोरोप्लास्ट है और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, जहाँ पर मेनली फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन टेक प्लेस होती है। एयर स्पेस, यहाँ पर एयर स्पेस है और लोअर एपिडर्मिस के अंदर गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स यानी कि ये स्टोमेटा से रिलेटेड है। जो स्टोमेटा है, जैसे कि हमें पता है, जो स्टोमेटा होते हैं लीफ की सरफेस पर कुछ माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो गैसेस एक्सचेंज होता है। स्टोमेटा, द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जैसा भी डिस्कस किया था कि लीफ की सरफेस पर कुछ टिनी पोर्स होते हैं, छोटे छिद्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर इज फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। The guard cells swell up when water flow into them, causing stomata pore to open, and when guard cells shrink, stomata close. जैसे कि अभी बताया, जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह की होती है। जो स्टोमेटा है उसके अंदर एक स्टोमेटल पोर होता है जिसको स्टोमा बोलते हैं,
जो दोनों तरफ से गार्ड सेल से कवर्ड रहता है, और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये बीन शेप की होती हैं, और गार्ड सेल्स के बाहर की तरफ एसेसरी सेल्स होती हैं। ये एक ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा की। स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज होना वो डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी को एब्जॉर्ब करके गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाएंगी और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। बट जब गार्ड सेल्स श्रिंक होती हैं देन स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। मेनली जो स्टोमेटा का गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस लीव विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। गैसियस एक्सचेंज यानी कि ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में आना और एटमॉस्फेरिक CO2 का प्लांट्स के अंदर जाना, ये सब स्टोमेटा से होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। स्टोमेटा के अलावा जो प्लांट्स के अदर पार्ट्स हैं वो भी गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो मोस्टली है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। जो पानी की एक्सेस अमाउंट होती है तो वाटर का वेपर्स की फॉर्म में रिमूवल होना, तो वो ट्रांसपिरेशन कहलाता है। यानी कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है रिमूव फ्रॉम द प्लांट बॉडी इन फॉर्म ऑफ वेपर्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, एंड ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। Heterotrophic nutrition. In this type of nutrition, organisms obtain nutrition from plant or animals is called heterotrophic nutrition. जैसे हमने जो हमारा इसका पहला जो पार्ट था ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें प्लांट्स हैं वो अपना न्यूट्रिशन खुद तैयार करते हैं, उनको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। इन केस ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो अपना न्यूट्रिशन प्लांट से या एनिमल से लेते हैं, तो वो हेटरोट्रोप्स कहते हैं, उनको हेटरोट्रोप्स कहते हैं। और ये जो इस टाइप का न्यूट्रिशन है उसको हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। अब जो हेटरोट्रोप्स होते हैं सभी में जो फूड को लेने का तरीका है या फिर डाइजेशन का जो सिस्टम है वो सभी में अलग होता है। जैसे कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं वो फूड को आउटसाइड द बॉडी उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि फंजाई हैं, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम है। तो जो फंजाई होती है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फूड का ब्रेक डाउन आउटसाइड द बॉडी करती है, यानी कि बॉडी के बाहर करती है और उसके बाद में उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन इनसाइड देयर बॉडी, एग्जाम्पल एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स आते हैं। और ये होलोजोइक सिस्टम होता है। जो कुछ ऑर्गेनिज्म हैं उनका बॉडी के अंदर मतलब कि इसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद में उनके यानी कि उनके अंदर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। सम अदर ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड बाय पैरासाइटिक, कुछ ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन। फॉर एग्जांपल कसकटा, जो कसकटा प्लांट है आम भाषा में हम उसको अमरबेल कहते हैं, ये किसी दूसरे प्लांट से अपना भोजन लेती है और इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और ये दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब हमें ये भी पता चल गया कि ये ऑटोट्रोप होते हैं या फिर हेटरोट्रोपिक्स होते हैं। अब सभी के अंदर जो मोड्स हैं वो भी डिफरेंट तरह का मोड्स है कि किस तरह से वो अपने खाने को कोई बॉडी के बाहर ले रहा है या कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर एक उनके अंदर पूरा सिस्टम है जिस एक डाइजेस्टिव सिस्टम है जिससे ब्रेक डाउन अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। न्यूट्रिशन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, फूड में बी टेकन बाय एंटायर सरफेस। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी पूरी बॉडी यानी कि एंटायर सरफेस जो होती है वो फूड को लेने में हेल्प करती है। इन अमीबा टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ सेल सरफेस फ्यूज विद फूड पार्टिकल्स फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। जो अमीबा होता है उसमें टेम्परेरी मतलब कि कुछ टाइम के लिए एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन यानी कि कुछ ग्रोथ हो जाती है सेल की और सेल सरफेस पर
वो फूड पार्टिकल से फ्यूज़ होकर एक फूड वैक्यूल बनाती है. इन फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच diffuse into cytoplasm and undigested material move to surface of cell and throw out. जो ये प्रोसीजर है उसको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम ऐसे समझ सकते हैं. ये एक अमीबा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये सिंगल सेल एक ऑर्गेनिज्म है, ये बाहर फूड पार्टिकल्स हैं. तो जो अमीबा है, अमीबा में एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन यानी कि एक फिंगर के जैसी ग्रोथ होने लगती है. ये फिंगर ग्रोथ फूड पार्टिकल्स को कवर कर लेती है और इनको सूडोपोडिया बोलते हैं. जो ये स्ट्रक्चर बनी है उसको सूडोपोडिया बोलते हैं. उसके बाद में ये जो मतलब कि स्ट्रक्चर है ये फूड को अपने अंदर कवर करके और इससे एक फूड वैक्यूल बनाती है. और यहाँ पर ये फूड पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं जो फूड के अंदर यानी कि बॉडी के अंदर अब वो फूड पार्टिकल्स अंदर पहुँच गए हैं. फाइनली इस फूड पार्टिकल का डाइजेशन हो जाता है. जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इसका वो बाहर मतलब इसको थ्रो आउट कर दिया जाता है. तो ये एक डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम जो अमीबा का एक सिस्टम है डाइजेशन का उसको समझ सकते हैं.